आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। आरती, आपको भी हमारा नमस्कार। नमस्कार ममता जी, और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। क्या हाल है? ठीक हूँ, आप भी बहुत बढ़िया लग रही हैं, एकदम परफेक्ट। जी बिल्कुल परफेक्शन। जी परफेक्शन। मतलब ये क्यों पूछा? आपने पूछा नहीं? क्योंकि मुझे लगा आप मेरे को कुछ आप मुझे इससे पहले भी माइक ऑन होने से पहले ही आप बोल रही थी कि तुमने ऐसे क्यों एकदम तरीके से सजा के रखा हुआ है, तरतीब से सारे कागज, कलम, और कलम को भी 2 कलम को एकदम लाइन से कतार से रखा है, बैग को एकदम सजा कर रखा है। कुछ लोगों की आदत होती है कि चीजों को बहुत तरतीब से रखते हैं, बहुत सजा संवार कर रखते हैं, लेकिन कई बार जब हम चीजों को जरूरत से ज्यादा संवारने लगते हैं, जरूरत से ज्यादा नियमबद्ध हो जाते हैं, तो कई बार मुश्किल भी पैदा हो जाती है। जैसे घर में हम कई बार इतने ज्यादा अनुशासन प्रिय हो जाते हैं कि छोटी छोटी बातों पर अपने बच्चों को टोकने लगते हैं कि ये इस जगह पर नहीं, ऐसे रखो, ऐसे नहीं, वैसे रखो। कई बार मान लीजिए टेलीविजन का रिमोट भी अगर जगह पर नहीं रखा गया, मान लीजिए सोफे पर देखा और सोफे पर रख दिया, तो घर के सदस्य एक दूसरे से शिकायत करने लगते हैं कि अरे ये देखो, नहाने के बाद तौलिया कहीं अगर बिस्तर पर, अक्सर तौलिए पे तो अक्सर बहस होती है, तो झगड़े हो जाते हैं। जी। तो क्या होना चाहिए कि कई बार परफेक्शन का दुराग्रह भी होता है, तो जरूरत से ज्यादा परफेक्शन होना भी ठीक नहीं है। ये हमारा आज का मुद्दा है एक सखी सहेली कार्यक्रम में। बिल्कुल। तो क्या करेंगे श्रोता हमें लिख के बताएं कि वो कितने परफेक्ट हैं, या उनके जीवन में परफेक्शन का क्या महत्व है, क्या वो भी इसी तरह नियमों में बंधे हुए हैं, या वो कैसे क्या करते हैं, या उनके जानने वाले कोई ऐसे हों जिनको देख के उन्हें लगता हो ऐसा कुछ, तो वो हमें बताएं। और उनका कोई अनुभव हो तो वो भी बता सकते हैं कि कभी ऐसा कुछ हुआ जो विशेष हो, तो याद करके वो बता सकते हैं। बिल्कुल। और आज हम बात करेंगे पर्यटन में दिरांग की, जो अरुणाचल प्रदेश में है। बहुत खूबसूरत जगह, बहुत सुंदर जगह। अरुणाचल प्रदेश है ही बहुत सुंदर, तो सब उसकी बात करेंगे हम। पहाड़ों की रानी कहा जाता है। तो वहाँ का भी अनुभव हमारे श्रोता साझा करेंगे। वहाँ अगर कभी गए हो या वहाँ के बारे में जानकारी मिली हो, उनके परिवार के सदस्य गए हो, रिश्तेदार, तो साझा किया हो अनुभव, तो वो बता सकते हैं। बिल्कुल, बताइए आप हमें। और आज हम बात करेंगे ममता जी, मुझे कुछ कहना के अंतर्गत
पीड़ादायक पड़ोसियों की। पड़ोसी कई बार तो घर के सदस्य की तरह होते हैं और ये कहा जाता है कि पड़ोसी अगर न हो तो हमारा घर न चले। और हमने तो देखा है कि पड़ोसियों के बहाने, पड़ोसियों के चलते बच्चे बड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ पड़ोसी जो होते हैं वो बहुत परेशान भी करने लगते हैं ना, कि जिनकी वजह से लगता है कि बहुत ही क्या किया जाए यहाँ से, या तो हम ही चले जाएं या यही चले जाएं। तो हमारे श्रोता साझा करेंगे कि उनके पड़ोसी कैसे हैं और अच्छे पड़ोसी हैं आपके, तो वो भी बताइए कि आपके पड़ोसी कितने अच्छे हैं, क्या आपका अनुभव रहा है उनका, वो सब अच्छे बुरा सारे आप अनुभव में बता सकते हैं। बिल्कुल। और पीड़ादायक पड़ोसी हमारा विषय है, तो क्या कष्ट मिला है आपको अपने पड़ोसी से, ये बताइए। या आप तो नहीं कहीं पीड़ादायक पड़ोसी, ये भी बताइए। और अपने पड़ोसियों को कह दीजिएगा कि आज ये सखी सहेली कार्यक्रम फिर सुने तो जरा संभल के उनको पहले आगाह कर दीजिएगा। जी बिल्कुल। और आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर हम चर्चा करें थोड़ी सी, और बता दें, जानकारी दे दें। अभी कुछ कहना चाहेंगे पंचायती राज दिवस पर आप? जी बिल्कुल, मैं एक अपना अनुभव भी बताना चाहूंगी कि मैं भी कुछ दिन पहले एक बच्चे को पढ़ा रही थी, वो 6th में है, तो उसमें इतने डिटेल्स में लिखा हुआ था पंचायतों के बारे में कि उसका सिस्टम कैसे होता है, एक एक छोटी छोटी डिटेल लिखी हुई थी, क्योंकि अभी स्टार्ट ही है, तो उनको समझाया गया था किस तरह से ये सब पूरा सिस्टम चलता है, सरकारों का सिस्टम चलता है। तो ये सब पढ़ के ना अपनी खुद की पढ़ाई याद आ जाती है कि जो हमने पढ़ा था कि किस तरह से, और लगता है कि हाँ, प्रशासन का जो काम है वो अगर इस तरह से छोटी छोटी चीजों पे ना बटा हुआ हो तो वो इतने अच्छे तरीके से चल नहीं सकता है। चाहे वो घर की चीज क्यों ना हो, सबके लिए एक अलग अलग ड्यूटी निर्धारित होती है कि उसे ये करना है या ये करना है ना। उसी तरह से जो सरकार है, इतना बड़ा देश है, तो कैसे चलेगा? तो वो छोटे छोटे स्तर पर जो स्टेट हैं या और उनसे नीचे जो है, जो किस तरह से वो उन्होंने अपनी अपनी ड्यूटीज बांट रखी हैं कि जिससे कि कोने कोने में विकास पहुंच सके, तो उसके बारे में चलता है। मतलब कार्यप्रणाली का योजनाबद्ध होना बहुत जरूरी है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2010 में पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था। अब हाल के दिनों में इसका महत्व बहुत बढ़ गया है, क्योंकि भारत के लिए समावेशी विकास हासिल करने, जलवायु परिवर्तन और ग्रामीण शहरी प्रवास जैसी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रभावी स्थानीय प्रशासन जरूरी है। पंचायती राज दिवस स्थानीय शासन और विकास को बढ़ावा देने में पंचायती राज संस्थाओं के योगदान को मान्यता देने का अवसर है, और एक मजबूत लोकतंत्र के निर्माण के लिए स्थानीय समुदायों का सशक्त बनना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और ये पंचायतें जो होती हैं वो मंत्रालय की डिजिटल पहल और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने, स्थायी आजीविका बनाने, समावेशी विकास का समर्थन करने और देश भर में ग्राम पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं। और पंचायती राज संस्थाएं भारत में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की रीढ़ कही जाती हैं। महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये महिलाओं को स्थानीय शासन में भाग लेने, अपने मुद्दे उठाने और अपनी राजनीतिक उपस्थिति को बढ़ाने का मौका देती है। साथ ही पंचायतों में महिलाओं के लिए भी सीट आरक्षित रहती है। और पंचायती राज संस्थाएं गांव के स्तर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और रोजगार से संबंधित सरकारी योजनाओं को लागू करने में सहायक होती हैं। एक गाना सुनते हैं। बिल्कुल। साफ पानी भी दूंगा, सड़कों का जाल बिछा दूंगा, कोई गरीब नहीं होगा, कोई फुटपाथ पे नहीं सोएगा, हिंदुस्तान को चांद पर पहुंचा दूंगा। What happened? I'm allergic to bullshit. Bullshit, bullshit. I'm allergic to bullshit. I'm allergic to bullshit. I'm allergic to bullshit. Bullshit. Hands up! I'm allergic to bullshit. I'm allergic to bullshit. I'm allergic to bullshit. I'm allergic to bullshit. मंत्री जी का भाषण देगा सबको ये राशन, पिएंगे हम साफ पानी। बुलशिट 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 बुलशिट, मंत्री जी का भाषण। ये गाना था। हाँ, तो ममता जी एक बात मुझे आपसे पूछनी है, आप कहें तो पूछ सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल। एक नहीं, 2-3 पूछ लीजिए आप।
जी, मैं आपसे मतलब ये पूछना चाह रही हूँ कि परफेक्शन हर चीज में ढूंढना कहाँ तक सही है। देखिए, हम लोग इंसान ही है ना, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, कभी कभी कुछ कमियां भी रह जाती हैं। जरूरी नहीं है पूरी तरह से परफेक्ट हो, कुछ ना कुछ कमी होती है हर इंसान में। तो फिर आखिर इतना परफेक्ट होने की ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी हुई है? बिल्कुल, अनुशासन बहुत जरूरी है घर में, क्योंकि अगर मान लीजिए रसोई घर में आप गई और रोज शक्कर का डब्बा उठाया और जहां से लिया उसकी बजाय नमक के डब्बे की जगह रख देंगी, रोज दूसरे जो अलमारी बनी है, अलमारी मतलब रैक बने हैं उसके अंदर रख देंगी, तो अगले दिन जब जाएंगी या शाम को जब चाय बनाने जाएंगी तो शक्कर का डब्बा ढूंढती रहेंगी। तो इतना अनुशासन प्रिय तो होना जरूरी है। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए कि दिन भर आप साफ सफाई में लगे रहें, दिन भर आप उसी में लगे रहें कि ये चीज यहाँ रख दें, पेपर का कोना भी थोड़ा टेढ़ा ना होने पाए, पत्रिकाओं की जरा भी जिस तरह से रखा उसी तरह से रखा जाए। पढ़ा आपने, एक पत्रिका पढ़ी, मान लीजिए कहानी आपकी अधूरी रह गई, आलेख अधूरा है, छोड़ दिया आपने, कोई फोन आ गया, बात करने लगे, तो पढ़ा है, वापस वहीं से पढ़ लीजिए। उसको वापस करीने से रख दिया, फिर आप भूल गए पढ़ना, ये भी तो नुकसान होते हैं। जी बिल्कुल, यही तो चीज है ना, परफेक्शन बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है, लेकिन उसके लिए एकदम से आप एकदम इतना ज्यादा अपने आप को लगा दें, वो चीज थोड़ी गलत हो जाती है। तो मैंने जैसे कि एक अपने अनुभव बताऊंगी। मैं एक फ्रेंड के घर गई थी अपनी, तो जब मैं वहां पे गई, इतना सुंदर साफ उनका घर था कि एकदम एक एक चीज ऐसी लग रही थी चमक रही हो, बिल्कुल अच्छे से। मैंने तारीफ भी करी कि बहुत सुंदर घर है तुम्हारा, तो मतलब कुछ ज्यादा खुश नहीं हुई, बस ऐसी हाँ ठीक है करके बैठ गई। थोड़ी देर में उसका मतलब बेटा जो था वो 10-11 साल का होगा, वो आया और उसने पानी पिया और वहीं पे गिलास रख दिया अपना। तो उसको पता नहीं क्या, वो बार बार गिलास को देखे जा रही है। तो फिर उसने एकदम से, उसे रहा नहीं गया, तो उसने कहा उठाओ ये गिलास और सिंक में रख के आओ और यहाँ पोछो टेबल को। तो मुझे अजीब से लगा, मैंने कहा अभी तो उसने पानी पी के रखा ही है, तो नहीं अभी तुरंत जाओ नहाने जाओ और फिर कपड़े उसमें बकेट में डालना, ये करो वो करो। एकदम से बच्चा खेल के आया ही है, थोड़ा बैठा है, सांस भी नहीं लेने दिया। तो मैंने कहा कि थोड़ा रुक जाओ, थोड़ी देर में कर लेगा। तो बोले कि नहीं यहाँ पे हमारे बहुत सब स्ट्रिक्ट है, तो ये हमें सब करना ही होता है। तो वो अपने आप ही उठी, ग्लास रख के उसको तो डांट के कहा, वो चला गया। तो उसने तुरंत टेबल को पोछा और मतलब सबकी चीजें वैसी सही करने लगी। तो मुझे अजीब सा लगने लगा एकदम से, वो इतनी जो सुंदर घर दिख रहा था ना, उस घर में मुझे घुटन से होने लगी। तो मैं तो भैया वहां से थोड़ी देर में चली आई। बहुत सही बात आपने कही है कि जब हम ऐसे घर में जाते हैं तो थोड़ी देर में हम खुद असहज महसूस होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि कहीं हमसे ही कोई चूक ना हो जाए, हमसे कहीं कोई गलती ना हो जाए जिससे लोग नाराज ना हो जाए। परफेक्शन को सनक की हद तक परफेक्शन होना ठीक नहीं है। चीजों को ठीक से रखना, करीने से रखना, सजाना अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी चीज का सनकीपन आ जाए तो वो गलत हो जाता है। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी भी है, इन्होंने लिखा है कि किसी भी काम में परफेक्शन अच्छा तो लगता है, कभी कभी परफेक्शन के चक्कर में बहुत सारा काम गड़बड़ा जाते हैं। खासकर बच्चों के साथ किताब मत बिखेरो, खिलौने को सहेज कर रखो। मेरा तो मानना है कि कभी उनकी उम्र है, अभी उन्हें खेलने दीजिए। थोड़ा अपना सोफा, अपना बेड बिखरा रहने दीजिए, कल घर तो सजा संवरा रहेगा, हर चीज परफेक्ट दिखेगा। हमने ये देखा है कि कुछ बच्चे जैसे छोटे होते हैं तो उन्हें पेंटिंग का शौक होता है, दीवारों पर पेंटिंग करते हैं और माँ बाप पिल पड़ते हैं उन्हें, डांटने मारने तक की हद तक अनुशासन रखते हैं कि नहीं पेंटिंग मत बनाओ। लेकिन एक घर में हम गए जहां पर दीवारों पर बड़ी ही टेढ़ी मेढ़ी टूटी फूटी सी ऐसे चित्रकारी बनी हुई थी, कुछ बच्चों के चित्र थे, उसमें मम्मी पापा बने हुए थे। तो हमने पूछा कि ये शायद आपके बच्चे ने बनाया होगा, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बच्चे ने बनाया, जबकि उनका बच्चा बड़ा हो चुका था। तो हमने कहा कि ये तब से क्या इतने साल हो गए आपके घर में पेंटिंग नहीं हुई? तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि नहीं पेंटिंग करवाई हमने, इतना पोर्शन छोड़ दिया। तो हमने कहा क्यों? तो उन्होंने बताया कि ये ताकि हमें याद रहे कि हमारे घर में बच्चा था तो बच्चा पेंटिंग करता था, चित्रकारी बनाता था, तो उसको भी याद रहे और वो अपने बच्चों को दिखा सके ताकि उसके माँ बाप उसको न डांटे। मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चलती है। बहुत ही एक समझदारी वाली बात है, बहुत ही अच्छी, इससे प्रेरणा वाली बात आपने बताई है। और अब क्या करें, एक गाना सुन लें? बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं। कई बार जब किसी के घर जाते हैं, चीजें बहुत बिखरी होती हैं, तो फिर सामने वाला ये भी कहता है कि भाई हम तो ऐसे ही हैं, हमारा घर ऐसे ही है, आप चाहो तो हमसे रिश्ता रखो या ना रखो।
संग चोटी से बांधे नाचे हैं हम ताता थैया। हम तो ऐसे हैं भैया, अरे हम तो ऐसे हैं भैया, ये अपना फैशन है भैया, अरे हम तो ऐसे हैं भैया। एक गली में बम बम भोले, दूजी गली में अल्लाह मियाँ, एक गली में कुंजे अजाने, दूजी गली में बंसी बजैया। सबकी रगों में लहू बहे है, अपनी रगों में गंगा मैया। सूरज और चंदा भी ढलता, अपने इशारों पे चलता, ये दुनिया का गोल गोल पहिया। हम तो ऐसे हैं भैया, हम तो ऐसे हैं भैया, ये अपना फैशन है भैया, अरे हम तो ऐसे हैं भैया। आजा बनारस का रस चख लिया और गंगा में जाके तू डुबकी लगा। रबड़ी के संग संग चबा लेना उंगली, माधव भंग का रंग चढ़ा। चूना लगाई ले बनवा खिलाई दे, उस पर तू जड़ दे काटोड़ का लगाई दे। आहा पटना से आई वे, पेरिस से आई वे, गंगा जी में हर कोई नंगा नहाई वे। जीते जी जो कोई काशी न आए, चार चार कांधों पे वो चढ़ के आए। अरे हम तो ऐसे हैं भैया, हम तो ऐसे हैं भैया, ये अपनी नगरी है भैया, अरे हम तो ऐसे हैं भैया। दीदी अगर तुझको होती जो मूछ, मैं तुझको भैया बुलाती तू सोच। अरे छुट्टी अगर तुझको होती जो पूछ, तो मैं तुझको गैया बुलाती तू सोच। दीदी ने न जाने क्यों छोड़ी पढ़ाई, घर बैठे अम्मा संग करती है लड़ाई। अम्मा बेचारी बिसने है आई, रात दिन सुख दुख की चक्की चलाई। और घर बैठे बैठे बापूजी हमारे लॉटरी में ढूंढते हैं किस्मत के तारे। 3 2 1 2 7 2 मझधार में हमरे नैया, फिर भी देखो मस्त है हम भैया। अरे हम तो ऐसे हैं भैया, अरे हम तो ऐसे हैं भैया। दिल में आता है यहाँ से पंछी बन के उड़ जाऊं, शाम पड़े फिर दाना लेकर लौट के अपने घर आऊं। कुछ लोग ऐसे ही मस्त मौला होते हैं और कहते हैं हम तो ऐसे ही भैया। कुछ लोग सफाई के इतने दीवाने हो जाते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारी एक सखी कह रही हैं, टिप्पणी लिखी है इन्होंने। कुछ लोग सफाई के इतने दीवाने हो जाते हैं, हरदम उसी में लगे रहते हैं। कोई घर में आता है उसके सामने भी अपनी सफाई की बातें करने लग जाते हैं। ऐसे में मेहमान को लगता है ध्यान रखे कि कहीं हमसे गंदगी न हो जाए, कि कहीं खाते वक्त कहीं कोई कण न गिर जाए, कहीं नमकीन का टुकड़ा या बिस्किट का टुकड़ा कहीं नीचे न गिर जाए, और कहीं कालीन पर पैर पड़ जाए तो गंदा ना हो जाए कालीन। ये सब भी होता है।
और एक और हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि जी हाँ, नियमबद्धता एक हद तक सही है, नहीं तो ये कलह कलेश का कारण भी बनता है। और एक श्रोता जो लिखती हैं कि एक रूम में मेरा पोता भी ऐसे ही, उसने भी कुछ ऐसा ही लिख दिया है, पर हमने जानकर उस पर पेंटिंग नहीं करवाई है। 1-2 साल वैसे ही रहेगा, जब ये बड़ा हो जाएगा तब हम उसमें पेंटिंग करवाएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि परफेक्शन के लिए मुझे घर में बहुत डांट सुननी पड़ती है, क्योंकि मुझे हर काम परफेक्ट चाहिए, पर घर में सब तो एक जैसे होते नहीं, और इसकी वजह से मैं कुछ न कुछ बोलती रहती हूँ, जिससे मुझे मम्मी से सुनना पड़ता है। मैं क्या करूँ? मुझे किसी का किया हुआ काम पसंद ही नहीं आता, जिसकी वजह से मुझे ही लगना पड़ता है। मेड के जाने के बाद मैं दोबारा से घर की सफाई करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि खुद में सुधार लाऊं, पर पता नहीं कब सुधार होगा मुझ में। कई लोग तो सफाई के नाम पर, याद है कि कई लोग तो क्या होता है कि दिन में कई बार सफाई अभियान चलाते हैं, और दफ्तर मतलब कामकाजी लोगों को भी देखा, कामकाजी महिलाओं को भी देखा है कि वो हर छुट्टी के दिन, अवकाश के दिन लेके झाड़ू और कपड़ा लेकर सफाई में जुट जाती हैं। मुझे लगता है कि साफ सफाई अच्छी बात है, चीज़ें करीने से रखना अच्छी बात है, लेकिन जो आपका इस सब में ज़रूरत से ज़्यादा अतिरिक्त सफाई में जो काम समय जाता है, उस समय का कहीं कुछ रचनात्मक उपयोग कर लें आप। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो हमारे लिखते हैं कि जीवन सिर्फ काम ही नहीं बल्कि कामकाज से कहीं बढ़कर है। अगर आपको लगता है कि आप काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ आनंद नहीं ले पा रहे हैं या कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको एक कदम पीछे हटकर अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हैं, इसका पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है। हर समय तनाव में रहना जीवन जीने का कोई तरीका नहीं है। इसके बजाय अपने जीवन का आनंद लेने की कोशिश करें। उन चीजों और लोगों को प्राथमिकता दें जो आपको खुश करते हैं। परफेक्शन के बारे में तनाव लेना बेकार है। परफेक्शन हमारे लिए असंभव है, तो फिर हम इसके बारे में सोचकर खुद को बीमार क्यों बनाए। सही है, थोड़ा सा आप बेतरतीब होने का भी आप सुखद अनुभव ले लीजिए। कभी कभी होना भी चाहिए। अक्सर आप देखिए बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे साहित्यकार ऐसे रहे हैं जो जिनके बारे में हम जब पढ़ते हैं उनकी जीवनी के बारे में, तो पता चलता है कि बहुत सारी किताबें बिखेर के पढ़ रहे हैं। उन्हें खाने पीने की सुध नहीं, खाना रखा हुआ है वो पड़ा रह गया, भूल गए, खाया ही नहीं, और वहीं पे रोटी ब्रेड के टुकड़े पड़े हुए हैं। तो ऐसे वो लोग लेकिन बड़े बहुत ऊंचाई तक पहुंचे। तो ऐसा नहीं है कि जो परफेक्शनिस्ट नहीं है वो किसी काम का नहीं। हाँ, कहीं कहीं परफेक्शन बहुत ज़रूरी है। जैसे जो आप जहाँ पर जॉब करते हैं, जो आपका काम है, दफ्तर में काम करते हैं, वहाँ पर परफेक्शन बहुत ज़रूरी है। आप हमें लोग जब हम बोलते हैं तो हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि जो भी बोले ऐसा बोले कि लोगों के दिल तक असर करे और कोई जानकारी साथ में शामिल हो। या फिर जो भी कंप्यूटर का काम होता है जिनका, अगर मान लीजिए वो परफेक्शनिस्ट नहीं है, उसमें परफेक्शन नहीं है, तो छोटी सी गलती से, थोड़ी सी त्रुटि से बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है ना। और ममता जी, एक श्रोता भाई लिखते हैं कि परफेक्शन का मानव जीवन से गहरा रिश्ता है। समाज में रहते हुए हम श्रेष्ठता साबित करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन ऐसा कभी कभी नहीं हो पाता है और हम निराश हो जाते हैं। लेकिन विवेकी पुरुष जो है वो इस हार से सबक लेते हैं और वो फिर से खड़े हो जाते हैं और उसे प्राप्त करके ही दम लेते हैं। मतलब आप किसी चीज के लिए, आप परफेक्शन के लिए कोशिश करिए उस चीज को आगे बढ़ने की, लेकिन उसको एकदम से अपने ऐसे उसके लिए एकदम से सनकीपन जो होता है वो अपने दिमाग में आप मत लेकर आइए। बिल्कुल सही बात है। एक श्रोता ने भी इस तरह की बात लिखी है, परफेक्शनवाद एक सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है, लेकिन जब ये दुराग्रह बन जाता है तो ये व्यक्तियों के जीवन में गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति अपने परफेक्शनवाद को नियंत्रित करे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्वस्थ और वास्तविक दृष्टिकोण अपनाए। मान लीजिए कि कोई छात्र है जो पढ़ाई कर रहा है और प्रतियोगितात्मक परीक्षा की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो ऐसे में मान लीजिए कि वो सारा समय अपने परफेक्शन को दे, तो पढ़ाई कब करेगा? तो इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा ये ठीक नहीं है। किसी भी काम का अति ठीक नहीं होता है ना। बिल्कुल, अपने पे आप भरोसा रखें कि हाँ हम ये चीज को ये काम कर रहे हैं, तो आप जैसे साधारण तरह से करते हैं, साफ सफाई है, सब कुछ, सब काम उसी तरह से करिए। लेकिन ये नहीं कि हल्का सा भी अगर वहाँ पे पानी गिर गया तो आप चिल्लाने लग गया, अरे यहाँ पे पानी कैसे गिर गया, अरे ये आपने जूते यहाँ क्यों रख दिए, तौलिया वहाँ को क्यों रख दिया, इतना ज्यादा उसके लिए अपने आप को परेशान। इससे कोई बच नहीं पाया है, ये हर घर में होता है। हम बातें भले कह लें, लेकिन हर घर में ये इस बात को लेकर तकरार होती है कि चीजें ठीक से नहीं रखी हैं, बिखरी हुई क्यों है, अखबार के पन्ने क्यों खुले हुए हैं, उड़ रहे हैं, किताबों के पन्ने क्यों खुले हुए हैं, या किताबें क्यों अस्त व्यस्त सी रखी हुई, कपड़े अस्त व्यस्त से रखे हुए हैं। तो वो भी ठीक नहीं होता है कि इतना ज्यादा घर बिखरा हो कि कोई आए तो बैठने की जगह बनानी पड़े, है ना। और अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। कार्यक्रम सखी सहेली। हाँ, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे परफेक्शन के ऊपर। तो हमने जिस तरह से बात की, अब लोग भी समझ ही गए होंगे कि भाई परफेक्शन अच्छी चीज है, अनुशासन अच्छी चीज है, लेकिन अति अच्छी चीज नहीं है। परफेक्शन कई बार बहुत अच्छा भी होता है जब हम कहीं घूमने जाते हैं तब। जब हम घूमने जाते हैं तो अगर व्यवस्थित रूप से हमने अगर तैयारी की है, कपड़ों को अच्छे से तह लगा के रखा है कि जिस दिन घूमने जहां पर पहुंचे हैं गंतव्य पर, और पहले दिन हमें कौन सी पोशाक पहननी है, और साथ में जो तैयारी होती है आपके साथ में ले जाने खाने पीने की चीजें हैं, दवा है, वो अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में आपने रखा है तो आपको जरा भी वक्त नहीं लगेगा, परेशानी नहीं होगी जरा सी भी। हाँ, लेकिन फिलहाल हम पहले गाना सुन लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं कहीं घूमने। जी। काजल है, काजल में मेरा दिल है, आँखों में काजल है, काजल में ओ मेरा दिल है, आँखों में काजल है, काजल में दिल है चलो दिल में बिठा के तुम्हें तुमसे ही प्यार किया जाए, ओ चलो दिल में बिठा के तुम्हें तुमसे ही प्यार किया जाए, बालों में खुशबू है, खुशबू में तू ही तू है, बालों में खुशबू है, खुशबू में तू है, चलो फूलों के तले कहीं बाहों को हार किया जाए, चलो फूलों के तले कहीं बाहों को हार किया जाए। तुम तो हो मेरी बहार, मेरी नजर में खिलो, कलियों से मिलके सनम, फिर आके हमसे मिलो, ऐसे तेरे नैना लड़े जैसे कोई नशा चढ़े, हाय बिंदिया हंसे चली जाए, तेरी बिंदिया दर्पण है, दर्पण में, साजन है, तेरी बिंदिया दर्पण है, दर्पण में, सजन चलो बिंदिया से लेके तुम्हें दिल में उतार लिया जाए, हो चलो दिल में बिठा के तुम्हें तुमसे ही प्यार किया जाए। कैसा है अपना मिलन, कैसी मुलाकात है, जैसे आदा में मेरी कोई नई बात है, बनी रहे अदा तेरी सदा रहे वफा मेरी, ऐसे ही ये जीवन बीत जाए, जीवन क्या ये चाहत है, चाहत क्या, जीवन है, जीवन क्या चाहत है, चाहत क्या, जीवन चलो सारे जीवन का यही मिलके इकरार किया जाए, हो चलो दिल में बिठा के तुम्हें तुमसे ही प्यार किया जाए, आँखों में हे काजल है, काजल में मेरा दिल है, आँखों में काजल है, काजल में दिल है चलो दिल में बिठा के तुम्हें तुमसे ही प्यार किया जाए। आरती, जब हम बात करते हैं घुमक्कड़ी की तो हम ऐसी जगह को चुनना चाहते हैं जहां शांति हो, सुकून हो और चारों तरफ बस
प्रकृति का ही राज हो। आज ऐसी ही जगह की बात हम करने वाले हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है दिरांग, जिसकी खूबसूरती बस देखते ही बनती है। दिरांग अरुणाचल प्रदेश का छोटा सा कस्बा है जो पश्चिमी जिले में आता है और बोमाडिला से दिरांग की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। और दिरांग अगर देखें ना तो ऐसे लगता है कि एक छोटा सा पहाड़ जैसा ही है। उसमें जो छोटी छोटी दुकानें बनी है और पतली सी सड़कें बनी हैं वो भी बिल्कुल पहाड़ी जैसे ही लगता है। हमें सड़कों पर चलते हुए भी लगता है कि हम पहाड़ पर चढ़ रहे हैं क्योंकि वो ऊंचाई पर है। जी, यही तो खासियत होती है पहाड़ी जगह की। हाँ जी। और ये जो है वो दिरांग जो है वो कमेंग नदी के किनारे बसा है और असम में इस नदी को भराली के नाम से जाना जाता है। और पूरे साल यहाँ का मौसम बहुत सुहावना होता है, ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज्यादा सर्दी होती है। दिरांग दजोन यहाँ की सबसे खूबसूरत जगह है और पुरानी जगहों में से एक है। दिरांग दजोन दिरांग नदी के किनारे बसा एक आदिवासी इलाका है। यहाँ की जनजातियों ने अपनी पुरानी परंपरा को आज भी बचा के रखा हुआ है। यहाँ से चारों तरफ का नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। इस जगह पर पुराने घर हैं जो इस तरह से बने हुए हैं जो खराब मौसम से बचाते हैं और बहुत ही मजबूती से खड़े हुए घरों की नींव पत्थर की बनी हुई है। बहुत ही अच्छे घर बने और दीवारें लकड़ी की बनी होती हैं अमूमन। दिरांग की सबसे मशहूर जगहों में से एक है गर्म पानी का कुंड। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा ये जो कुंड है ये बड़ा ही सुंदर लगता है। दिरांग नदी में ये कुंड जाके कहीं मिलता है। अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए यहाँ छोटी जगह पर कोई न कोई मोनेस्ट्री जरूर मिल जाएगी। दिरांग में बहुत ही खूबसूरत और पुराना कालचक्र गोंपा है। इस लगभग 500 साल पुरानी मोनेस्ट्री में शांति और सुकून मिलता है यहाँ पर। और जब भी वहां जाएं तो लोग मोनेस्ट्री को बार बार चलाते हैं, उसको घुमाते हैं गोल गोल, कहते हैं कि इससे बड़ी शांति मिलती है और इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इसके अलावा 2017 में यहाँ एक नया मठ बनाया गया है। ये दोनों गोपा बौद्ध धर्म के अलग अलग संप्रदाय से भी हैं। जी। और ममता जी, सांगली वैली सिर्फ दिरांग की ही नहीं पूरे अरुणाचल प्रदेश की सबसे सुंदर जगहों में से एक है। सांगली वैली से सांगली नदी बहती है जो बेहद खूबसूरत है। यहाँ सेब और आड़ू के मनभावन पेड़ों के साथ ही टमाटर और मक्के की खेती भी की जाती है। और सांगली वैली का प्राकृतिक जादू देखने के लिए रुकने के लिए यहाँ पे आपको होम स्टे भी मिल जाएंगे कि आपको मतलब ज्यादा कुछ परेशानी नहीं होने वाली है। और दिरांग में याक नेशनल रिसर्च सेंटर भी है जो बहुत ही अच्छी जगह है और ये बेहद अनोखा रिसर्च सेंटर है जो याक को बचाने के लिए बनाया गया है। याक यहाँ का यानी कि पूर्वोत्तर की संस्कृति का हिस्सा रहा है। उनके जो आम लोग हैं, आम जीवन का हिस्सा रहा है वो। और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने इस रिसर्च सेंटर की स्थापना की थी जो कि दिरांग से 31 किलोमीटर दूर है। नेशनल रिसर्च सेंटर की आप अनुमति लेके यहाँ का आप दौरा कर सकते हैं, देख सकते हैं और यहाँ के बारे में आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। अब मौसम के बारे में भी बता दें क्योंकि पहाड़ों पर जाने से पहले लोगों को देखना पड़ता है कि वहाँ का मौसम कैसा है। खुशगवार रहता है वहाँ का मौसम। बारिश के दिनों में यहाँ आने से थोड़ा सा बचना चाहिए। बाकी पूरे साल यहाँ आकर प्रकृति की छटा को देखा जा सकता है और इसकी खूबसूरती को अपनी आंखों में भरा जा सकता है। यहाँ होटल या होम स्टे आसानी से उपलब्ध होते हैं। अगर फ्लाइट से आना है तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है गुवाहाटी और इसके अलावा बोरदोलोई। उसके बाद बस से तवांग और तवांग से टैक्सी लेकर दिरांग। यहाँ अगर ट्रेन से जाना है तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है तेजपुर का रंगापारा और बाय रोड जाना है तो तवांग से बोमाडिला तक बस और बोमाडिला से टैक्सी से दिरांग आप पहुंच जाते हैं। तो दिरांग जी। और हम तो चाहेंगे अगर आप कभी ऐसी जगह पे जाएं तो पैदल ही वहाँ की यात्रा करिए तो आप उसको उस अच्छी तरह से उसको महसूस कर पाएंगे प्रकृति को। जी, ताकि उसकी खूबसूरती को अपनी आंखों में भर सके ना। जी। दिल कहे रुक जा रे रुक जा यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं जो बात
पर नहीं। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। पर्वत ऊपर खिड़की खोले, झांके सुंदर भोर, चल पवन सुहानी। नदियों के ये राग रसीले, झरनों का ये शोर, बह झर झर पानी। मधु भरा समापन धुला धुला, हर कली सुख पल यहाँ घुला घुला। तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। नीली नीली झील में झलके नील गगन का रूप, बह रंग के धारे। ऊंचे ऊंचे पेड़ घनेरे, ठंडी जिनसे धूप, खड़े बाह पसारे। चंपई चंपई फिजा दिन खिला खिला, डाली डाली चिड़ियों की सदा सुर मिला मिला। तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। परियों के ये जमघट जिनके फूलों जैसे गाल, सभी शोक हठीली। इनमें है वो अल्लड़ जिसकी हिरनी जैसी चाल, बड़ी छैल छबीली। मन चली अदा, छप जवा जवा, हर घड़ी चढ़ रहा नशा, सुध रही कहाँ। तो दिल कहे रुक जा यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। जो बात इस जगह। सचमुच जो बात इस जगह में कहीं पर नहीं। ऐसी पहाड़ी जगह पर जाते हैं जब हम, तो ये गाना बहुत याद आता है, क्योंकि सचमुच ऐसे होता है। अब कुछ श्रोताओं की टिप्पणियां भी है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है
कि दिरांग बहुत ही खूबसूरत जगह है। अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है, जिसे पहले नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर यानी एजेंसी यानी नेफा के नाम से जाना जाता है। ये राज्य पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। और एक श्रोता ने लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित दिरांग बेहद सुंदर वैली है। यहाँ की खूबसूरती सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देती है। जी, और अरुणाचल प्रदेश के बारे में जो कहा गया है कि मतलब जो जितना भी कहा जाए कम है, इतना सुंदर जगह है वो। तो अब हम और सुबह जल्दी हो जाती है। ये लगता है कि हम सूर्योदय देखने का जो लुत्फ है, तो हम सोचते हैं कि आराम से 6 बजे उठेंगे और 6 साढ़े 6 बजे जाएंगे, बाहर निकलकर उगते सूरज को देखेंगे, तो वो आपका भ्रम है। वहाँ तो हम वहाँ जा चुके हैं और हमने तो बाकायदा घड़ी में अलार्म लगा के रखा था, लेकिन देखा कि घड़ी का अलार्म बजे उससे पहले ही रोशनी पर्दे के खिड़की से पर्दे के पीछे से आके हमें जगा रही है। अरे वाह! तो हमने कहा अरे, तो मुझे लगा कि हमारी अलार्म नहीं बजा घड़ी का और हम सोते रह गए, आज तो हम सूर्योदय नहीं देख पाएंगे। लेकिन देखा कि सूरज की लालिमा बस आ रही थी, धरती पर पहुंच रही थी। तो हम हड़बड़ा कर उठे तो देखा तो मुश्किल से 4:30 या 5 के बीच का समय रहा होगा। उस समय सूर्योदय हमने देखा। तो इतनी खूबसूरती है। बहरहाल अब क्या इरादा है पड़ोसियों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि सभी लोग अपने बता रहे हैं, अपने अनुभव बता रहे हैं पड़ोसियों के, तो हम लोग थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं। देखिए आरती, पड़ोसी क्या होता है कि एक परिवार के सदस्य की तरह होते हैं, लेकिन कई बार परिवार के सदस्य से जैसे आराम से तकरार की जा सकती है, उनकी बुराइयों को टोका जा सकता है, बोला जा सकता है, लेकिन पड़ोसियों को नहीं। उनकी अच्छाइयों को तो आप ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उनकी बुराई पर अगर उनके ऊपर कोई आक्षेप लगाया तो फिर झगड़े की नौबत आ जाती है। हमारे श्रोता क्या कहते हैं? एक श्रोता हमारे यहाँ जो कह रहे हैं कि जो उनके अपने पिताजी के बारे में, खैर वो तो बता रहे हैं कि एक उनकी इतनी दुनिया परफेक्ट, उनके बारे में बता नहीं, पिताजी के बारे में नहीं बता रहे, अपनी कॉलोनी में के बारे में बताएं, सॉरी। तो उन्होंने वो कह रहे हैं कि पीड़ादायक पड़ोसी एक अच्छा टॉपिक है और कहीं तो बोल नहीं सकते, तो यहीं भड़ास निकाल लेते हैं। तो वैसे तो हमारी कॉलोनी बहुत ही अच्छी है, पर अफसोस इस बात का है कि मेरे घर के दोनों तरफ जो पड़ोसी हैं, खासकर दोनों आंटी जो हैं, वो ऐसी हैं कि कोई भी उन दोनों से बात करने से डरता है। वे दोनों अर्थ का अनर्थ करने में माहिर हैं। यदि हम लोग घर से बाहर किसी से बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि हम लोग उनके बारे में ही बात कर रहे हैं, और उसके बाद वो अपनी छत से ही शुरू हो जाती हैं और फिर किसी की बात सुनती ही नहीं है। यदि कोई बाहर निकलकर उनके घर की तरफ देख भी ले तो पता नहीं कहां से देख लेती हैं और फिर शुरू हो जाती हैं कि सब लोग उनके घर को नजर लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ वही दूसरी वाली जो आंटी, उनका कहना है कि उनसे जो दोस्ती रखी है वो पूरी कॉलोनी से बायकॉट कर ले, इसलिए हम लोग निकलते हैं तो गलती से भी उनकी तरफ नजर नहीं करते हैं। अब एक श्रोता ने अपना अनुभव लिखा है। एक आंटी हमारे घर के सामने रहती हैं, व्यवहार इतना खराब कि कोई अगर महज गाड़ी को उनके दरवाजे पर खड़ा कर दे तो तांडव करने के लिए घर से निकल आती हैं। इतनी तेज आवाज की पूरा मोहल्ला जग जाए कि क्या हो गया। और बाकी पड़ोसी इतने शांत रहते हैं कि अगर आप किसी मुसीबत में हो तो झांकने भी नहीं आएंगे। घर में ऐसे छुप जाएंगे मानो घर में कोई हो ही ना। हम आपके हैं कौन वाली बात है। किसी को कोई मतलब नहीं, किसी के घर लाइट नहीं आ रही, पानी की समस्या हो गई, किसी को कोई मतलब नहीं। नहीं, सच में अक्सर ऐसा होता ही है। और एक जो श्रोता है माई कहते हैं कि एक आंटी हमारे घर के सामने रहती हैं, उनका व्यवहार इतना खराब है कि अगर महज गाड़ी को उनके दरवाजे पर खड़ा ही कर दें तो मतलब वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती हैं। तो इस तरीके के पड़ोसी हैं उनके, तो वो मतलब पीड़ादायक पड़ोसी बन चुके हैं उनके। और एक श्रोता ने लिखा है कि पड़ोसी जो घर के सदस्य की तरह होता है, हमारे सुख दुख में सहभागी होता है। शर्त यह है कि उसके साथ रिश्ते मधुर होने चाहिए, नहीं तो पड़ोसी पीड़ादायक हो सकता है। पड़ोसी के लिए गुजराती में एक मुहावरा है, पहलो सगो पड़ोसी, मतलब सबसे पहला सगा मतलब संबंधी पड़ोसी होता है। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि सब लोग अपने पड़ोसी के बारे में बताएंगे, क्यों ना हम अपने पड़ोसी के बारे में बताएं। तो हम भी किसी के पड़ोसी हैं। हम पहले रोज तेज आवाज में सुबह भजन और बाद में विविध भारती चला देते थे, तो कई लोग खुश होते थे, कहते थे कि बहुत अच्छा लगता है। कभी हम ना चलाएं तो पूछते थे कि क्यों नहीं चलाया। फिर 1-2 लोगों को परेशानी हुई तो उन्होंने मना किया। अब हमने आवाज कम कर दी है, तो एक बुजुर्ग सामने चेयर पर बैठे हमारे भजन का इंतजार करते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप तो चलाओ, अब बताओ हम क्या करें। कुछ लोगों के लिए अच्छे और कुछ लोगों के लिए हम बुरे बन गए।
ये भी ऐसा भी होता है। दरअसल जोर जोर से टेलीविजन की जो आवाज आती है वो तो कहीं न कहीं आपको तकलीफ देती है कि आप बड़े सुकून से बैठे हैं, कुछ लिखने पढ़ने के मूड में हैं, तो जोर जोर से आवाजें तो आपको डिस्टर्ब करती हैं। इसी तरह से गाने की आवाज भी सुकून देती है, लेकिन आप जरूरत से ज्यादा तेज बजाते हैं तो लोगों को तकलीफ तो हो ही सकती है। इसका ख्याल रखना चाहिए। कुछ लोगों के घर से जोर जोर से जंप करने की, जॉगिंग करने की आवाज आती है, खास तौर से फ्लैट में जहां पर बिल्डिंग्स होती है वहां पर ये प्रॉब्लम बहुत होती है। जो ऊंची मंजिलों पर रहते हैं वो नीचे वाले मंजिलों का ख्याल नहीं रखते हैं, बाकायदा कुर्सी जोर जोर से खिसकाते हैं तो उसकी भी आवाज आती है। ये सब ध्यान रखना चाहिए और हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक गीत सुनना चाहिए। हमरा एक पड़ोसी है, हमरा एक पड़ोसी है, नाम जिसका जोशी है, वो पास हमरे आता है और हमको ये समझाता है कि जब दो जवां दिल मिल जाएंगे तब कुछ ना कुछ तो होगा, ये जब दो बादल टकराएंगे तब कुछ ना कुछ तो होगा। दो से चार हो सकते हैं, दो से चार हो सकते हैं, 4 से 8 हो सकते हैं, 8 से 60 हो सकते हैं। जो करता है पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। मेरी बुढ़िया नानी थी, मेरी बुढ़िया नानी थी, लेकिन वो बड़ी सयानी थी। गोदी में मुझे बिठाती थी और सच्ची बात सुनाती थी। ये जब साल सतरवा लागेगा, दिल धड़क धड़क तो करेगा, किसी सुंदरी से नन्हा लड़ेगा, दिल खुशरू खुशरू भी करेगा। जब आँख से घी मिलेगा, जब आँख से घी मिलेगा, फिर तो वो घी भी पिघलेगा, पिघलेगा जी पिघलेगा, हाँ पिघलेगा जी पिघलेगा। ना आँख से ना घी से, हमको क्या किसी से। नानी चाहे कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा। पर मेरे घर के सामने वाली आंटी इतनी अच्छी हैं कि मैं रोज 2-3 घंटे उनके पास जरूर बैठती हूँ और उनसे हर तरह की बात कर लेती हूँ। यहाँ तक कि जो बात मैं घर में किसी से नहीं बोल सकती उनसे जाकर बोलती हूँ, और आंटी भी अपनी सब बातें मुझसे करती हैं। उनके बेटे मुझे उनकी सहेली बुलाते हैं जी। और पड़ोसियों से रिश्ता तो रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रखना चाहिए। वैसे ये मैं एक श्रोता कहती हैं कि पहले तो पड़ोसी परिवार के सदस्य हुआ करते थे और कहते हैं कि जिसे अच्छा पड़ोसी मिल गया वो बहुत ही भाग्य वाला होता है। हमारे भी पड़ोसी हैं जिसके सिर में जो सिर दर्द नहीं बने कभी सिर दर्द। अब तो पड़ोस में कौन रहता है, कौन आता है, कौन जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। पहले तो सुई से लेकर कान की इयरिंग, साड़ी, मेकअप के सामान, दाल सब्जी, सब मौके मौके एक दूसरे के काम चलाते थे। तो लगता था कि बगल में एक अच्छा परिवार है हमारा। सही बात है। परिवार की तरीके से हो जाते हैं पड़ोसी भी। बिल्कुल। आरती, आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका ICT दिवस है जी। तो इस विषय पर हमें थोड़ी चर्चा करनी है, लेकिन पहले एक सवाल का जवाब दीजिए आप जी। कि ये जो कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, ये जो तकनीकी जानकारी है, ये जो जानकारी है क्या सिर्फ मोबाइल तक ही सीमित रखनी चाहिए या इसकी जानकारी और भी बढ़ानी चाहिए? बताइए। बिल्कुल बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आज का जो समय है ममता जी वो पूरा डिजिटल है। हर एक चीज के लिए आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, चाहे आप कहीं काम कर रहे हो, चाहे आप घर में भी हो, तो आपको बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं आप कंप्यूटर का अगर आपको ज्ञान है, ये जैसे सॉफ्टवेयर की जो शिक्षा है उनको भी होनी चाहिए। तो इसी के लिए बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जा रहा है। और हर बरस की तरह इस साल भी इसकी एक थीम है, वो है ICT में लड़कियां समावेशी डिजिटल परिवर्तन के लिए सभी विभाजनों को पाटना जी। इसमें इसलिए कहा जाता है ताकि लैंगिक जो डिजिटल विभाजन होता है उसको कम किया जा सके। यानी कि जो इंजीनियरिंग है, जो मेडिकल है, प्रौद्योगिकी है ना, विज्ञान है, इसमें लड़कियां भी आए आगे से। लड़के तो हैं ही, लड़कियां भी इसमें ज्यादा से ज्यादा आए, विज्ञान के क्षेत्र में आए, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आए, एडमिनिस्ट्रेशन में आए। अमूमन यही मानसिकता
होती है ताकि ये जो लैंगिक डिजिटल विभाजन है, असमानता है, उसको पाटा जा सके। इसलिए भी इस बार का